नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है जय बजरंग इंस्टीट्यूट पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज से हम अपने चैनल पर भारत का भूगोल स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि हमारे चैनल पर एमपी का भूगोल शुरू हो चुका है, इतिहास भी शुरू हो चुका है, लेकिन आज हम स्टार्ट करने वाले हैं भारत का भूगोल। अब बहुत से बच्चे जो होते हैं वह पढ़ने से पहले इस विषय के प्रति समझ तो बनाते नहीं हैं, उल्टा सीधा पढ़ने में लग जाते हैं। और अक्सर क्या होता है, एग्जाम में जो चीज़ पूछी जाती है वो चीज़ तो वो पढ़ते ही नहीं है और पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारे फैक्ट छूट जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनका एग्जाम में नंबर कम आता है। तो हम आपको उन्हीं फैक्टों के बारे में बताएंगे और उन्हीं चीज़ों को बताएंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले चलते हम थोड़ा समझ बना लेते हैं, भारत के बारे में जान लेते हैं। तो ये है हमारा भारत का नक्शा, ठीक है। तो जो थोड़ी बहुत चीज़ें वो मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि स्थान इसका कहाँ है, तो हिमालय द्वारा भारतीय पेंसुला मुख्य भूमि से अलग भूभाग है। दूसरा, क्षेत्रफल इसका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। सीमा की बात करें तो इसकी सीमा म्यांमार, बांग्लादेश, चीन, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से इसकी सीमा लगती है। तो ये आपको जो फैक्ट हैं भारत के विषय में वो तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कर्क रेखा निकलती है मध्य से, जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। और ये भारतीय मानक समय रेखा है, जिसे जीएमटी बोलते हैं। यह भारत के 5 राज्यों से होकर निकलती है। तो यहाँ पर ये सारी की सारी चीजें तो आपको वैसे ही पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर जैसे हम मान के चलते हैं, ये है तुम्हारा ग्लोब और ग्लोब के अंदर भारत। भारत हमारा कहाँ स्थित है? भारत हमारा ये दिशा है उत्तर, ये है दिशा पूरब। तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हमारा भारत स्थित है, इसलिए इसके सभी अक्षांश उत्तरी अक्षांश और सभी देशांतर पूर्वी देशांतर होते हैं। अब आपको मैंने बताया था कि ग्लोब पर जो आड़ी रेखाएं होती हैं उनको हम अक्षांश रेखा कहते हैं, जो खड़ी रेखाएं होती हैं उनको हम देशांतर रेखा कहते हैं। अब यहाँ पर अक्षांश और देशांतर के जो मान मैंने लिखे हैं यहाँ पर, वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, लेकिन भारत कहाँ पर स्थित है तो आप इस स्थिति को यहाँ पर लेके चलिए। मतलब मानिए ये पूरा ग्लोब उत्तर पूर्व में है, लेकिन मैंने दर्शाने के लिए आपको यहाँ पर लिख दिया कि भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो जब उत्तरी अक्षांश की बात आती है तो हम उत्तर की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर जैसे ये यहाँ पर स्थित है तो उत्तर की यहाँ पर जो रेखा होगी, तो यहाँ पर इस रेखा का मान क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, उत्तर की ओर चल रहे हैं। और क्या है इसका ऊपरी मान क्या है? 37 डिग्री 6 मिनट। तो ये क्या हो गया? उत्तरी अक्षांश इसका विस्तार हो। देशांतरी विस्तार की यदि हम बात करें तो जो खड़ी रेखा हमारी पहली वाली यहाँ पर होगी, उसका मान कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये हो गया इसका भौगोलिक विस्तार। लंबाई की यदि हम बात करें तो उत्तर से दक्षिण की इसकी लंबाई है 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 2933 किलोमीटर, ठीक है। इसके पश्चिम में अरब सागर स्थित है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। और इधर साइड में यदि हम देखेंगे, दक्षिणी साइड में इधर क्या है तुम्हारा? ऊपर थोड़ा लक्षद्वीप है और नीचे दक्षिणी साइड में देखेंगे तो हिंद महासागर स्थित है। और हिंद महासागर को हम रत्नाकर के नाम से भी जानते हैं। समुद्र तल से इसकी दूरी की बात करें तो 7516.6 किलोमीटर है। और इधर हम बात करें तो बंगाल की खाड़ी है और यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। यदि हम बात करें इसका सबसे पूर्वी जिला अरुणाचल प्रदेश है, सबसे पश्चिमी जिला गुजरात है, ठीक है। सबसे जो प्रदेश है यानी कि स्टेट, जिला नहीं बोलेंगे, जिला तो इसके अंदर आ जाएंगे। तो सबसे जो पूर्वी राज्य है वो कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। और जो पश्चिमी राज्य वो कौन सा है? गुजरात है। उत्तरी पॉइंट की यदि बात करें तो सबसे इसका उत्तरी पॉइंट कौन सा है? इंदिरा कॉल है, ठीक है। और इसका जो दक्षिणी पॉइंट है, सबसे दक्षिणतम बिंदु, वो कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है, जो कहां पर स्थित है? निकोबार द्वीप में स्थित है। और भूमध्य रेखा से इसकी यदि दूरी की बात करें तो 876 किलोमीटर है। अब चलते हैं हम इसके क्षेत्रफल के बारे में। तो यदि हम इसका क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। जलवायु की बात करें तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। अब आता है भारत का भौतिक विभाजन। तो भारत का भौतिक विभाजन 4 उपभागों में है। और वैसे यदि हम बात करें उसके पार्ट करें तो 6 भाग हो जाते हैं। कौन कौन से? उत्तर में हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, तो आप जो हिमालय देख रहे हैं यहां से लेकर यहाँ तक, यानी ये क्या है? आपका हिमालय फैला हुआ है। गंगा और सिंधु के मैदान, तो यहाँ पर आपके गंगा और सिंधु के मैदान मिलेंगे। कौन से मैदान मिलेंगे? यहाँ पर आपके गंगा और सिंधु के मैदान मिलेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर राजस्थान में आपको मिलेगा रेगिस्तानी क्षेत्र यानी कि मरुस्थल। और मरुस्थल यहाँ पर कहाँ मिलेगा तुम्हारा? मरुस्थल, मरुस्थल क्या होता है? जहाँ 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? मरुस्थल। मरुस्थल 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका उष्णकटिबंधीय, जो कि हमारा राजस्थान में पाया जाता है। कहाँ?
कूनो नदी में और थार मरुस्थल में। कौन सी नदी है? लूनी नदी, सॉरी लूनी नदी और थार मरुस्थल, यहाँ पर लिख देंगे अपन लूनी नदी, लूनी नदी और थार मरुस्थल में। और जो शीत मरुस्थल होता है वह हमारा लद्दाख लेह में पाया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके भौगोलिक विभाजन की। जो भौतिक प्रदेश हैं तो कौन कौन से हैं, जो हमने बताई थी तुमको, गंगा और सिंधु का मैदान, मरुस्थल बता दिया। इसके बाद दक्षिण में यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका प्रायद्वीपीय पठार आ जाएगा। तटीय मैदान की बात करें तो यहाँ पर होता है आपका तटीय मैदान इस साइड में, इधर होता है आपका पश्चिमी घाट और इधर होता है आपका पूर्वी साइड। तो ये किस में आ जाते हैं? तटीय मैदान में। द्वीप समूह की बात करें तो अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार, और ये तुम्हारे सब क्या आ गए? द्वीप समूह में ये आ जाते हैं। अब इसके बाद विश्व की कुल जनसंख्या क्षेत्रफल का कितना है, मतलब जो भारत है यह विश्व में कुल कितने क्षेत्रफल को घेरे हुए है, तो ये 2.42% क्षेत्र को घेरे हुए है। एग्जाम में अभी तक जितने क्वेश्चन आए हैं उसमें सिर्फ आपके ऑप्शन में 2.4% आंसर मिला है देखने को, लेकिन इसका वास्तविक कितना है? 2.42। इसके बाद जनसंख्या कितनी है, विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो 17.5% आपको विश्व की जनसंख्या का आपको याद रखना है। अब यहाँ पर पूछा जाता है कि भारत में मैदानी क्षेत्र कितने प्रतिशत हिस्से पर है, तो 43.2, और तुम्हारा पहाड़ी क्षेत्र कितना है? 18.5%, पठारी क्षेत्र कितना है? 27.7%, पर्वतीय क्षेत्र कितना है? 10.6%। टोटल सबको जोड़ेंगे तो कितना है अपना? 100%। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कि कर्क रेखा के समीप क्वेश्चन जो बनने वाले हैं उन्हीं क्वेश्चनों के ऊपर मैं चर्चा करूंगा, फिर उसकी मतलब थोड़ा माहौल बना लें, उसके बाद हम समझने वाली जो प्रक्रिया होगी वो करेंगे। तो कर्क रेखा के उत्तर में 3 राज्यों की राजधानी है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्क रेखा के उत्तर में कितने राज्यों की राजधानी, तो कर्क रेखा के उत्तर में 3 राज्यों की राजधानी है, राजस्थान, त्रिपुरा और मिजोरम। कर्क रेखा के समीप किसकी राजधानी है, तो रांची। कर्क रेखा के दूरस्थ राजधानी कौन सी है? जयपुर। अब देखते हैं भारत में मानक समय रेखा कहाँ से निकलती है, तो इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से निकलती है, मध्य प्रदेश में यह सिंगरौली से निकलती है। भारत का जो टाइम चाय बागान है या भारत का नया टाइम जोन होगा आगे चलकर, जो हमारे GMT से 5.5 घंटा आगे होगा, और इसका मान क्या होगा? 89 डिग्री 52 मिनट पूर्वी देशांतर। और अभी हमारा GMT कितना है? 82 डिग्री 82.5 डिग्री, ठीक है। और यह किसको अलग करेगा, तो ये हमारा अलग करेगा पश्चिम बंगाल और असम को। और जो भारतीय मानक समय रेखा है अभी ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सी? तुम्हारी मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो ये सारे के सारे राज्य हैं जिनमें 5 राज्यों के नाम आते हैं। तो यहाँ पर आप मैप में अगर शो करेंगे तो आपको पांचों के पांचों राज्य हो जाएंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं कि भारत के अन्य नाम क्या क्या हैं। तो जम्बूद्वीप जैन और बौद्ध ग्रंथ में इसका नाम बताया गया है, हिंदुस्तान पर्सिया में कहा गया है, आर्यव्रत मनुस्मृति में कहा गया है, इंडिया इसको ग्रीक में कहा गया है, और भारत शब्द का उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में किया गया है। अब हम देखते हैं कि पूछेगा क्या आखिर। हम जब पढ़ने बैठते हैं तो कुछ भी पढ़ लेते हैं, तो हमको देखना पड़ेगा कि आखिर हम भूगोल में ऐसे कौन सी चीज पढ़ें जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए आप सोच रहे हो कि प्रारंभ कहाँ से करें, तो प्रारंभ के लिए आपको UNR का फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा। UNR मतलब अंडरस्टैंडिंग, यानी कि PYQ। जो पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र हैं, आप किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतनी तो अपनी समझ बनानी पड़ेगी, अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी कि पिछले जो प्रश्न पत्र हैं वो कम से कम 10 साल पुराने प्रश्न पत्र तो हमको एक बार पढ़ लेना है, और उनके क्वेश्चनों की प्रकृति को देखना है कि आखिर क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो क्या होगा, PYQ से हमें अपनी समझ बनानी पड़ेगी कि क्या हमको पढ़ना है और क्या हमको छोड़ना है। अक्सर क्या होता है कि मोटी मोटी किताबें अपनी टेबल पर इकट्ठी कर लेते हैं और उनको हम पढ़ने में लग जाते हैं, जबकि सिलेक्शन पूरा पढ़ने से नहीं होता है। सिलेक्शन हमेशा उसी चीज से होता है कि कितना हमको पढ़ना और कितना हमको छोड़ना है। अब यहाँ पर हम देखेंगे एन का मतलब क्या है, नोट्स। तो नोट्स आपको सेल्फ नोट्स बनाने हैं, हमेशा सलाह यही दूंगा, और जितना बोर्ड पे मैं लिखा रहा हूँ वो उतना ही आपके लिए सफिशियंट है। फिर आर का मतलब है रिवीजन, जैसे मैंने आज आपको पढ़ाया उसका आपको रिवीजन करना है, और कल नया पढ़ने से पहले पुराने वाले का रिवीजन आपको जरूर करना है। अब देख लेते हैं हम पूछने वाली चीज क्या क्या है पूछा जाता है भूगोल में। तो पहला पूछा जाएगा आपका इतिहास निर्माण। इतिहास निर्माण यानी कि स्थलाकृतियों का निर्माण, यानी कि पर्वत है, पहाड़ है, इनका निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ, किस युग में हुआ। दूसरा भौतिक विभाजन, प्राकृतिक है या प्रादेशिक है। इसके बाद चक्रवात, भारत में 2024 में कौन सा चक्रवात आया या 2025 में कौन सा चक्रवात आएगा, मतलब इन चक्रवातों के नाम भी आपको याद करने पड़ेंगे। इसके बाद इसकी विशेषताएं, जैसे कि पूछ लिया जाए भारत में जैसे 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं,
तो इनमें से पूछ लिया जाए कि कौन सी चोटी किस राज्य में है, उस चोटी की ऊंचाई क्या है, कौन सी घाटी कहाँ है, पर्वत पहाड़ियां कहाँ पर उपस्थित हैं, इनकी स्थिति क्या है। तो ऐसे प्रश्न बनते हैं। इसके बाद विस्तार में पूछ लेगा कि देश, राज्य और जिले, मतलब इस राज्य का विस्तार कितने जिलों में है, या यह देश की कितनी सीमाओं से लग रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद सबसे फेवरेट क्वेश्चन इन लोगों का भूगोल में पूछने का क्या रहता है कि भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक जो हमारी चोटियां होती हैं, जो हमारी पहाड़ियां होती हैं, उनका क्रम पूछ लिया जाता है। ठीक है। इसके बाद जनगणना से संबंधित क्वेश्चन भी आपने देखे होंगे एग्जाम में कई बार कि जनगणना से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि भारत का हमारा लिंगानुपात कितना है, भारत की साक्षरता दर कितनी है, या भारत में हमारे में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले राज्य कितने हैं, सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य कितने हैं, सबसे जनसंख्या और सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य कितने हैं। तो ये सारी की सारी चीजें पूछी जाती हैं। अगला है कथन वाले प्रश्न और जोड़ी। आजकल कथन वाले प्रश्नों का भी काफी चलन चल गया है। जैसे कि पूछ लिया जाता है, दो आपको कथन दिए होंगे, इनमें से एक कथन सही होगा और दूसरा कथन गलत होगा। फिर नीचे विकल्प में आपका होगा क्या कथन ए सही है, क्या कथन बी गलत है, या ए और बी दोनों गलत है, या सिर्फ ए सही है। तो ऐसे क्वेश्चनों का चलन काफी बढ़ गया है आजकल भूगोल में। तो ऐसे क्वेश्चनों के पीछे आपको ज्यादा जोर देना पड़ेगा। दूसरा, जोड़ी से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। दूसरा किससे, जोड़ी से संबंधित क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। एक मिनट जरा रुको। जोड़ी से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि एक साइड में आपको चोटी दी जाएंगी और एक साइड में राज्यों के नाम दिए जाएंगे। फिर आपसे पूछा जाएगा कि जोड़ी, सही जोड़ी मिलाइए कि कौन सी चोटी किस राज्य की है। इसके बाद हमारे भारत में कितनी महारत्न कंपनियां हैं, कितनी तेल रिफाइनरी हैं, कितने उद्योग हैं, और कौन सी योजना चल रही है, पंचवर्षीय योजना है, या देशों से सीमा कौन सी लग रही है, कौन से देश से कौन सी सीमा लग रही है। एग्जाम्पल के लिए जैसे अपन देख सकते हैं, भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसे हम क्या कहते हैं, मैकमोहन सीमा रेखा कहते हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसे हम डूरंड सीमा रेखा कहते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा उसे हम रेड क्लिफ सीमा रेखा कहते हैं। तो ऐसे मतलब जो महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हमको याद होनी चाहिए, वो हमारी एग्जाम की दृष्टि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपके लिए होमवर्क के रूप में है। यदि आप चाहते हैं कि वाकई में आपको भूगोल के प्रॉपर नोट्स मिलें और आप तरीके से पढ़ें, तो आपको ये होमवर्क करना है। और ये क्वेश्चन आपको चाहे गूगल करो या कुछ करो, आपको अपने नोट्स में ये लिखना है। ये मैंने आपके लिए छोड़ा है। तो पहले क्वेश्चन बता देता हूं कि कितने केंद्र शासित प्रदेश लैंड लॉर्ड हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश दूसरे देश की सीमा को टच करते हैं, भारत में कितने बड़े बंदरगाह हैं, भारत में स्थल अवरुद्ध राज्यों की संख्या कितनी है, दक्षिण भारत में बर्फबारी कहाँ होती है। तो ये कुछ आपके जो फैक्ट हैं वो आपको ढूंढकर अपने नोट्स में नोट करने हैं। तो ये रही हमारी सामान्य परिचय वाली बात जो हमने आपको बताया। अब इसमें जो समझने वाली बात होगी वो हम आपको बताएंगे। तो आप पढ़ो कहीं से भी, लेकिन पढ़ो उतना जितना आपके एग्जाम की दृष्टि से काम आए। तो ये हमारा था भारत का छोटा सा सामान्य परिचय जिससे आपको रूबरू करा दिया। अब जो समझ वाली समझ है, तो जैसे कि हम आपको आगे बताएंगे कि हिमालय का विभाजन कैसे होगा, तो वो सारी की सारी चीजें समझने की होंगी। तो आपको नोट्स कैसे बनाने हैं वो मैंने आपके सामने एक फॉर्मेट प्रस्तुत किया है। तो इसी तरह से आपको अपने नोट्स में छाप लेना है। भाषा का कोई ज्यादा अंबार नहीं लगाना है, सिर्फ उतनी ही चीज लिखो जितने की आपके काम में आ सके। तो इस तरीके से आपको पूरा इसका स्क्रीनशॉट लो और आराम से इसको अपने नोट्स में छापो। ये आज का हमारा पहला वीडियो है। कल से हम समझने वाली प्रक्रिया पर आगे बढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। 5 को